सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अब परीक्षा भी बहुत नज़दीक है दोस्तों, सितंबर लास्ट वीक में परीक्षा हो जाएगी। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लगातार आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आता हूं दोस्तों। ये आज 24वीं वीडियो है, 24th वीडियो। और बड़ा हर्ष का विषय है कि मैं आप लोगों के साथ एक कंटिन्यूअस तरीके से जुड़ा रहा, 24 वीडियो आज तक लगातार ये लेके आ रहा हूँ। और साथ ही साथ मनोविज्ञान की वीडियो भी आप लोगों के साथ लेकर के आ रहा हूँ। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस महीने कंटिन्यू सितंबर जो अब आएगा उसमें मैं लगातार आप लोगों के साथ मनोविज्ञान के ऊपर भी बात करता रहूँगा, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ दोस्तों। तो आप लोगों से इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर पुरानी वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आप चैनल पेज पर भी जा करके मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। और पिछले साल के जो यूटेट का जो पेपर हुआ था उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी मैंने पिछले साल लगभग 20 वीडियोज़ डाली थी दोस्तों। और वहाँ लगभग बार बार बताता हूँ मैं कि लगभग 48 से 50 क्वेश्चन वहाँ से आ गए थे उन 20 वीडियोज़ से। तो इसलिए आप उन पुरानी वीडियोज़ को भी देखिएगा, इन वीडियोज़ को भी देखिएगा, तो आपका लगभग एक अच्छा खासा स्कोर आपको मिल जाएगा। ये मैं आप लोगों को एक आस दिला सकता हूं दोस्तों। और इसी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिएगा, तो आपका सामाजिक अध्ययन में जो 60 नंबर का जो होता है उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग, भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? ठीक है, तो भारत सरकार ने जो भारत के नियोजन के लिए जो पहला विकास विभाग खोला था, यानी कि नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? यहाँ पर है 1934 ईस्वी में, 1938 में, 1944 में या 1945 में। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग जिसका नाम कि नियोजन एवं विकास विभाग था, इसको जो खोला गया था वो 1944 ईस्वी में खोला गया था दोस्तों। ठीक है, ये 1944 में खोला गया था और अरशदील दलाल इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। तो 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग खोला गया था, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ये एक 15 वर्षीय योजना बनाई गई थी जो कि पूंजीवादी योजना थी दोस्तों इसमें। ठीक है, 15 वर्षीय योजना भी बनाई गई थी। ठीक है, तो अरशदील दलाल जो थे इसके अध्यक्ष थे नियोजन एवं विकास विभाग के दोस्तों, और 1944 में खोला गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1951 में पहली बार पंचवर्षीय शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजनाएं, और 56 तक पहली चली थी। उसके बाद 56 से 61 तक, 1956 से 61 तक आपकी दूसरी चली थी, और 1961 से 65 तक आपकी 66 तक आपकी तृतीय चली थी दोस्तों। तो यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 दिखा रहा है, जो कि गलत है। बाकी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, तृतीय पंचवर्षीय योजना सुमेलित नहीं है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, याद रखेंगे, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1957 ईस्वी में की गई थी। और 1957 में आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? क्योंकि 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुकरण करके तैयार की गई थी? तो फेल्डमैन योजना जो कि 1928 में सोवियत संघ में चली थी योजना, तो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका कि अनुसरण फेल्डमैन योजना के तहत किया गया? तो याद रखेंगे, जो फेल्डमैन योजना थी दोस्तों वो भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सोवियत संघ ने की थी, ये योजना लाए थे। तो भारत में भी इसी प्रकार से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो द्वितीय आपकी क्या थी पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य लक्ष्य भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो फेल्डमैन योजना
के अनुसरण करके तैयार की गई थी दोस्तों 1956 में। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों। फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, तो आप कहेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, उद्योगों का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सबसे असफल योजना किसे माना जाता है? यहाँ पर है द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चौथी योजना या पांचवी योजना। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो तृतीय योजना थी वो 1961 ईस्वी से 65 ईस्वी तक चली थी दोस्तों, 65-66 तक चली थी। ठीक है, तो जो तृतीय योजना थी, और इसी बीच चीन युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों, और 1964-65 में भारत में सूखा की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, इसलिए यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, ये अपने विकास लक्ष्य को क्या नहीं कर पाई थी, कवर नहीं कर पाई थी। इसलिए भारत की योजना इतिहास में सबसे असफल योजना कहलाती है तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों। तो याद रखेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा असफल मानी जाती है आज तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? ठीक है, तो जो कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी कि जिसने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर, यानी कि अपनी प्राथमिकता विकास से हटाकर प्रतिरक्षा पर की ओर केंद्रित कर दिया था? तो ये भी दोस्तों आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि 62 में चाइना के साथ युद्ध और 65 के साथ फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध, फिर सूखे की स्थिति। तो यहाँ पर विकास से हटकर भारत ने प्रतिरक्षा की ओर अपनी दिशा केंद्रित कर ली थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा पर केंद्रित कर दिया था दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो वह कौन सी योजना थी जो 4 वर्ष की थी दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो 4 वर्ष के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 तक चली, उसके बाद 3 साल का योजना अवकाश रहा दोस्तों, फिर 1969 यानी कि 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों। ठीक है, और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी जो थी दोस्तों, वो 74 से 1974 से 78 तक ही चल पाई थी, क्योंकि 78 में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और जनता दल की सरकार आ गई थी, तो उन्होंने वो पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी और ये 4 ही साल ये पंचवर्षीय योजना चल पाई थी दोस्तों। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो केवल और केवल सिर्फ 4 वर्ष चल पाई थी दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो नाबार्ड की जो स्थापना थी वो 1982 ईस्वी में की गई है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1982 में की गई है। तो इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में के दौरान की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन है चौथी, पाँचवीं, छठी, आठवीं। तो याद रखेंगे, चौथी आपको पता चल गया 1969 से 74 तक चली, पाँचवीं आपकी 74 से 78 तक चली, और छठी पंचवर्षीय योजना क्योंकि वहाँ पर रोलिंग प्लान आ गया था, जनता सरकार आ गई थी, 78 और 78, 79 और 80 तक चलना था। फिर 80 में कांग्रेस की सरकार फिर आ गई थी और उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी थी दोस्तों। ठीक है, और 85 तक चली थी, 1980 से 85 तक चली थी छठी पंचवर्षीय योजना। तो ये हम कह सकते हैं कि नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो छठी पंचवर्षीय योजना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है 1950, 1952, 1951 या 1953। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था वो 1952 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मेनली जो ग्रामीण क्षेत्र के समुदाय थे उनका शिक्षा से और उनका अन्य विभाग विकास कार्यक्रम से संबंध था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया 1952 ईस्वी में। कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया और नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2015 में।
तो याद रखिएगा दोस्तों, 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी और उसके बाद 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या कर दिया गया, नीति आयोग का गठन कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये एक थिंक टैंक के रूप में भारत सरकार के लिए कार्य करता है। ठीक है, जबकि इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया दोस्तों। यहाँ पर कई बार डेट पूछ ली जाती है, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन सा दर्जा दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान या भारत सरकार के सचिव के समान। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसको जो दर्जा प्राप्त होता है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान का दर्जा प्राप्त होता है दोस्तों। याद रखेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा के रूप में प्राप्त होता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीति आयोग की स्थापना की गई, तो नीति आयोग की स्थापना कैसे की गई? यहाँ पर है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो नीति आयोग की स्थापना की गई थी मोदी सरकार की 1 जनवरी 2015 को, ये संघीय मंत्री जो परिषद थी उसके द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि जो नीति आयोग है वो एक संवैधानिक ढांचा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1952 में। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास जो परिषद का गठन था वो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, 6 अगस्त 1952। ठीक है, और बेसिकली जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद कार्य करती थी, ये अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति इसी के द्वारा मिलती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य या प्रधानमंत्री। तो याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद में जो शामिल नहीं होते हैं वो है वित्त आयोग के सदस्य। ठीक है, वित्त आयोग का सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 293 या अनुच्छेद 356। तो याद रखेंगे दोस्तों, वित्त आयोग का जो गठन की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 280 में रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत। याद रखेंगे, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। 1950 में जब पहला वित्त आयोग बना था, 1950-51 में, तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है के सी नियोगी, के संथानम, ए के चंद्रा या जे एम सेलेट। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके के सी नियोगी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय नियोजन यानी कि जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी दोस्तों, तो 1978 ईस्वी में, ठीक है, 1978 ईस्वी में ब्रेक कर दी गई थी जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी। ठीक है, तो ब्रेक कर दी गई थी पंचवर्षीय योजना और रोलिंग प्लान लाया गया था दोस्तों। रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना बोलते हैं, अनवरत। ठीक है, अनवरत योजना, जिसका कि मॉडल तैयार किया गया था गुन्नार मेंढर के द्वारा। ठीक है, तो रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गया था किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी। तो 1978 ईस्वी में आपको पता है दोस्तों जनता सरकार आई थी। ठीक है, और जनता सरकार ने रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना स्टार्ट किया था और पंचवर्षीय योजना को वहाँ पर ख़त्म कर दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? यहाँ पर है असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, अनित्पादक व्यय की कटौती न करना, नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना,
हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो बिल्कुल दोस्तों शून्य आधारित जो बजट होता है वो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करने की विधि को ही क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजट। यानी कि जो पुराना जो हो चुका है उसको छोड़ करके नए सिरे से बजट कार्य करना। ठीक है, तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना ही क्या कहलाता है, शून्य आधारित बजट कहलाता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? तो पारादीप जो बंदरगाह है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, तो इसका विकास किस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है? यहाँ पर है कोलकाता विशाखापत्तनम, कोलकाता मुंबई, विशाखापत्तनम कोच्चि, चेन्नई विशाखापत्तनम। तो उड़ीसा जो पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश और कलकत्ता के बीच में, यानी कि बंगाल के बीच में पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता और विशाखापत्तनम के भार को कम करने के लिए उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह का विकास किया गया है। तो पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। अब कोलकाता बंदरगाह तो पश्चिम बंगाल में हो गया और विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में हो गया दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये बंदरगाह है। ठीक है, बाकी पारादीप आपका उड़ीसा में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात पूछ रहा है। तो मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिल्कुल है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, बिल्कुल है। मार्मागुआ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, अंडमान का पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो मार्मागुआ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये गलत है दोस्तों। और चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपने गलत आंसर को टिक करना है। तो मार्मागुआ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये आपका सत्य कथन है, यानी कि सत्य कथन नहीं है और आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कोझिकोड बंदरगाह है ये आपका केरल में स्थित है। ठीक है, खेलकट बंदरगाह भी कहते हैं इसे। कोझिकोड बंदरगाह केरल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा सही क्रम में है? यहाँ पर है चेन्नई, तूतीकोरिन, चेन्नई तो आपका सब दक्षिणी हो गया, विशाखापत्तनम, पाराद्वीप, चेन्नई, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन। तो यहाँ पर चेन्नई ऊपर आ गया, विशाखापत्तनम नीचे चला गया। विशाखापत्तनम, पाराद्वीप, चेन्नई, तूतीकोरिन। तो पाराद्वीप सबसे ऊपर होना था इस वाली लाइन में, उत्तर में है, क्योंकि यहाँ पे है पारादीप, फिर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई और तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर बन जाएगा। सबसे ऊपर, वैसे पारादीप से भी ऊपर आपका कलकत्ता बंदरगाह है। तो पारादीप, फिर विशाखापत्तनम दक्षिण की ओर, फिर चेन्नई, फिर तूतीकोरिन। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप अपना दिमाग लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किसे भारत के आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे दी थी? यहाँ पर ऑप्शन है लौह इस्पात उत्पादक इकाइयों को, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को, प्राचीन काल के मंदिरों के आधुनिक रूपों को, या देश में महापुरुषों की समाधियों को। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो विशालकाय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, विशालकाय नदी घाटी जो परियोजनाएं थे, उन्हीं को भारत की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिरों की उपमा दी थी, क्योंकि इन्हीं विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं से अत्यधिक विद्युत का निर्माण किया जा रहा था। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की जा रही थी कई जगहों के लिए, मत्स्य उत्पादन, नौकायन, बहुत सारी, यानी कि ये कह सकते हैं कि क्योंकि परियोजना थी बहुत सारी उद्देश्यों को लेकर के, तो इसीलिए विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है वो सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है? यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या केरल। तो याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून हमेशा केरल राज्य में सर्वप्रथम
प्रवेश करता है। और जो सामान्यतः इसकी जो डेट होती है वो 1 जून को होती है। 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर पहुंचता है दोस्तों सामान्यतः। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में हरित क्रांति किस देश में सर्वाधिक सफल रही? किस क्षेत्र में भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? आपको पता है हरित क्रांति 1966-67 में स्टार्ट की गई थी दोस्तों भारत में। ठीक है, और किस क्षेत्र में, जो कि कृषि से संबंधित है हरित क्रांति, तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? यहाँ पर है गेहूं और आलू, गेहूं और चावल, गेहूं और ज्वार, चाय और कॉफ़ी। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा सफल रही थी वो गेहूं और चावल के लिए। और अगर पर्टिकुलर फसल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो असर हुआ था यानी कि लाभ हुआ था वो गेहूं से हुआ था, जबकि चावल का उत्पादन बराबर रहा था। और सबसे ज़्यादा कमी आई थी दलहन क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, तो दलहन क्षेत्र के लिए हरित क्रांति उतनी अच्छी साबित नहीं हुई, लेकिन गेहूं और चावल के लिए सफल रही दोस्तों, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? आपको पता ही है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यद्यपि भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? यहाँ पर ऑप्शन, उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजनाओं को विस्तृत योजना बनाई, उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की उक्ति बताई। और यही बात है दोस्तों कि उन्होंने भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई थी। ठीक है, कि कैसे उपज को बढ़ाया जा सकता है और किस किस किस्म का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में योगदान माना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग अपने माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु चिकित्सा विकास कार्यक्रम, तो सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? यहाँ पर है 1964-65, 1965-66, 1966-67 या 1970-71। तो याद रखना दोस्तों, सघन पशु विकास कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964-65 में। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना करें कि 1970-71 में भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जो कि दुग्ध हरित श्वेत क्रांति जिसे कहा जाता है। ठीक है, वो 70-71 में चलाया गया। लेकिन सघन पशु विकास कार्यक्रम, यद्यपि ये भी अच्छी नस्ल के जानवरों को ताकि दुग्ध व्यवस्था बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 ईस्वी में चलाया गया, जबकि 1970 में क्या हुआ था, श्वेत क्रांति आई थी। वर्गीस कुरियन उसके क्या थे, जनक माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे दोस्तों, आलू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत का? यहाँ पर है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य आपका केरल है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने लगभग सारे क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड डाले थे। यहाँ से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। आपके पास 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पर पेपर में। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम और तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें परीक्षा में मददगार साबित होंगे दोस्तों। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।